हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। चलो देखो, अब हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है वो देखना है हमें कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तुम्हें क्या प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, किसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला क्या है तुम्हारा? पहला तुम्हारा दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ रहता है? वो क्या रिवॉल्व करता रहता है ऑर्बिट के अराउंड ना, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा बीच में, ठीक। और वो क्या करता रहेगा? वो रोटेट करता रहेगा इसमें। और वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? वो ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेगा। समझ गए बात? वो रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन्स, और लिख सकते हो क्या कि वो रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व किसके रिवॉल्व करते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये था पहला। तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? वो ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। पहला तो ये था इलेक्ट्रॉन का। अब चलो दूसरा क्या होगा इसका? दूसरा, इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है वो इतना कम रहता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इतना कम रहता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल, ठीक है। क्या रहता है वो? हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतना कम रहता है उसको कि हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि उसका है ही नहीं मास, ठीक। दूसरी चीज ही हो गई। थर्ड चीज क्या है कि इसका जो चार्ज रहता है वो किस में रहता है? वो माइनस चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो चलो अब दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा कौन सा है? हमारा प्रोटॉन। दूसरा है हमारा प्रोटॉन, सिर्फ ऐसे लिखेंगे हम, ठीक। प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और हम न्यूट्रॉन को साथ में देखेंगे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में देखते हैं क्या होता है। देखो, फिर हमारा न्यूट्रॉन्स है ना। सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, पहला पॉइंट क्या हमारा? प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये बात, मास जो रहता है किसका? प्रोटॉन का, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन वो क्या रहता है? वो 200 टाइम्स रहता है किसके? इलेक्ट्रॉन से। तो चलो लिखते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स, 100 नहीं, 2000 टाइम्स, ठीक है, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात? मतलब सोचो कि इसका इतना कम रहता है, लेकिन जब इसका मास की बात करते हैं तो ये 2000 टाइम्स रहता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो इक्वल होता है 2000 टाइम्स ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन के मास से। ऐसे भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का निकालना रहेगा तो क्या जाएगा? ये 1/2000 आ जाएगा, ठीक। सिंपल था। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, और क्या है इसका? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज देखा था, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का होता है, पी से याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज। 3 मतलब ये क्या रहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल। ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। चलो अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। पहले तो हमने देखा कि वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो ठीक है भाई, यहाँ पे ये भी रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो? इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। चलो दूसरा क्या है हमारा? दूसरा जो इनका मास की बात करते हैं अब हम, ठीक है। दूसरा इनकी मास की बात करते हैं। मास जो रहता है वो लगभग सिमिलर रहता है किससे? प्रोटॉन से, ठीक है। इनका जो मास रहता है वो सिमिलर ही रहता है प्रोटॉन से, ठीक है। और अगर हम इससे बोलें कि अगर हम बोल दें, चलो प्रोटॉन को नहीं, अभी हम तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कंपेयर करोगे तो क्या होगा?
सेम होगा जैसे प्रोटॉन का था। इलेक्ट्रॉन का जो मास रहेगा ना उससे वो 2000 टाइम्स रहेगा, समझ गए बात, क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम ही है मास में, ठीक। तो इसकी जगह पे न्यूट्रॉन रख दो या प्रोटॉन रख दो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो चलो इसका मास क्या रहता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पी लिख दिया, बस ऐसे समझ जाना इसको, प्रोटॉन, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था हमारा कि इसका चार्ज क्या रहता है। देखो इससे तुम्हें कुछ याद आ रहा है, गाड़ी के गियर से याद आ रहा है ना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या रहता है, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल्स, पार्टिकल स्पीसीज को भी बोल सकते हो, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज, ठीक। तो चलो एक चीज और ऐड ऑन कर देते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कौन बताता है, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के रहेंगे उतने नंबर प्रोटॉन के रहेंगे, ठीक है, ये होता है। और ठीक एटॉमिक नंबर तो वो हो गया। अब एटॉमिक मास कौन बताता है, एटॉमिक मास बताता है अपने P+N, समझ गए, P+N बताता है हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, समझिए बात। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक। और बाकी का इन सब के बीच में बहुत सारी थ्योरीज भी दी थी, तो चलो हम वो भी देखेंगे अभी। चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। इनकी लिमिटेशन बतानी है हमें, किसकी, जे थॉमसन मॉडल की। तो चलो हम लिमिटेशन देखते हैं। उनने क्या कहा था, उनने क्या कहा था कि एक क्या रहता है, पॉजिटिव स्पेयर है, ठीक है, पॉजिटिव स्पेयर है, पॉजिटिव एक क्या है, स्पेयर है, मान लेते हैं हम ये हमारा स्पेयर है, ठीक है, ये वाला हमारा स्पेयर है। पॉजिटिव स्पेयर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रेजेंट रहते हैं, मतलब डिफ्यूज रहते हैं, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि जो पॉजिटिव स्पेयर है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ना, उन्होंने कुछ बताया था कि ऑर्बिट में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, वो कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बस ये बताया था कि बस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। और उन्होंने क्या बताया था, उनका जो नाम है वो दो नाम से है ना, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं हम उसको। वाटरमेलन में क्या होता है कि पूरा का पूरा ये क्या रहता है हमारा, रेड रहता है, अंदर का एरिया देखा ही होगा, अंदर का एरिया क्या रहता है हमारा, रेड रहता है ना। और जैसे कि उन्होंने बोला था वाटरमेलन का जो अंदर का एरिया जो रेड एरिया है उसको तुम मान लो क्या, पूरा पॉजिटिव स्पेयर, और वैसे ही उसके अंदर जो क्या रहते हैं उसके कुछ वो रहते हैं ना कि बीच थोड़ा काला काला रहता है, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब वो कैसे रहते हैं वो देखो, उन्होंने क्या बोला था कि ऐसे कुछ प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, जैसे तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये, ठीक, ऐसे कुछ तुम्हें क्या प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे ऐसे दिखता है ना वाटरमेलन भी, तो यहाँ पे जो कुछ प्रेजेंट रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कैसे क्या प्रेजेंट होगा ये सब, ठीक है, समझ गए, ये समझ गए, ठीक। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इसी के कारण पॉजिटिव स्पेयर के अंदर नेगेटिव चीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, जो एटम है वो इसी चीज के कारण एटम क्या करता है, अटेन करता है, अटेन्स क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, समझ गए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, इसी के कारण उन्होंने बोला था। लेकिन जब आगे साइंटिस्ट आए, ठीक है, आगे साइंटिस्ट आए और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा तो वो ये वाला पॉइंट उनका क्या नहीं कर पाए थे, वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, समझिए बात, कि इसी के कारण प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट वो प्रूफ ही नहीं कर पाए थे, समझ गए। तो ठीक है, दो लिमिटेशन थी उनकी, एक तो पॉजिटिव स्पेयर में उन्होंने बता दिया था कि भाई कहाँ पे यहाँ बीच बीच में क्या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, पहला, और दूसरा क्या बोला था कि इसी चीज के कारण क्या रहता है, एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है, समझ गया, न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है आगे के जो साइंटिस्ट आए वो उनको नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए इसको, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो वर्क ही नहीं कर रहा था, समझ गए। तो ये जो इसकी दो लिमिटेशंस थी, समझ गए नहीं बात, ठीक, ऐसे याद रखना, वाटरमेलन याद रखना, पूरा याद रहेगा, समझ गए बात। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। चलो देखो अब हमारा कौन सा है, अब हमारा है थर्ड वाला। अब वो क्या कह रहा है, देखो कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, ठीक, पहले आया जे थॉमसन, फिर आया रदरफोर्ड, फिर आगे भी आया, चलो वो देखते हैं अभी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था हमारे थॉमसन ने कि कहीं पे भी प्रेजेंट रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। अब इन्होंने कहा था कि ऑर्बिट कुछ रहता है, कुछ ऑर्बिट से रहता है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पार्टिकल है, अगर कोई भी पार्टिकल है,
ठीक है, उसके अंदर किसी भी पार्टिकल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिट होंगे, ठीक, वहां पे क्या होंगे, ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिट्स हैं ये, ठीक है, ऑर्बिट्स मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो अभी क्या बोला मैंने, ऑर्बिट्स के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा होगा, ठीक, यहाँ पे आएगा फिर वो यहाँ पे जाएगा, समझिए बात, ऐसे ऐसे वो क्या करता रहेगा, वो घूमते रहेगा। चलो इतना तो समझ गए हम कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है ऑर्बिट्स के अराउंड। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इसमें कुछ एनर्जी होगी इसलिए ये घूम रहा है, ठीक, एनर्जी के कारण ये घूम रहा है, लेकिन जब ये घूमता है तो घूमते घूमते ये थक जाएगा, एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के कारण क्या होगा, ये एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद ये थक जाएगा और ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, ये लूज करेगा, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि एनर्जी को क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा, ठीक, एनर्जी को ये लूज करेगा या क्या करेगा, बाहर छोड़ेगा, ठीक, समझ गए बात। देखो सिंपल सी बात है, मैं तुमसे कहूं कि एक ग्राउंड है, एकदम सर्कुलर ग्राउंड है, उसमें तुम घूमते रहो, तुम क्या करोगे, एक एनर्जी तक तो घूमते रहोगे, फिर तुम थक जाओगे, क्या करोगे, बीच में मान लो अगर एक बेंच रहेगी वहां पे आके बैठ जाओगे, समझ गए बात, ठीक। तो यही बताया था उनने कि एक पार्टिकल है, ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वो जो घूमते रहते हैं एक्सीलरेशन के कारण वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को वो लूज करेंगे, समझ गए। अब क्या करेगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज कर रहा है, तो वो कहां पे आके गिर जाएगा, बीच में क्या रहता है, इधर बीच में अपन ने बोला था कि एक बेंच है, लेकिन बेंच तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है ना कि यार मैं थक गया हूं बहुत, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, सिर्फ वही दिख रहा है, कहते हैं ना प्यासे को पानी दिखता है, वैसे ही सुनो, ठीक, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, बेंच दिख रहा है। अब एटम में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तब तक तो ठीक था, ठीक, लेकिन जब उसके एनर्जी उसने लूज कर दी तो उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां हो जाएगा, वो फॉल कर जाएगा, किस पे गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस पे, किस पे गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस पे, समझ गए, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, ठीक, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, समझ गए। जो एटम है वो क्या हो जाएगा, एटम इसके ही कारण हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, एकदम हाईली अनस्टेबल, एटम बिकम हाईली अनस्टेबल, समझ गए, एटम बिकम हाईली अनस्टेबल। तो उनने ये बोला था, लेकिन हमें पता है कि एटम जो है सबसे ज्यादा स्टेबल चीज होती है, अगर नहीं होती तो कोई भी मैटर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, कोई भी मैटर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप जिस डिवाइस पे मेरे को देख रहे होगे वो भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक, कुछ प्रेजेंट नहीं होता। तो ये वाला जो मॉडल है इनका क्या हो गया था, ये फेल हो गया था, मॉडल फेल नहीं होता, मतलब उन्होंने जो ये वाली थ्योरी दी थी ये फेल हो गई थी, समझ गए बात। एक पार्टिकल है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं, बीच में एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये जो घूम रहा है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक टाइम तक जब एनर्जी थी तो दूरी बनी रही, ठीक है, क्या रहा कि हाँ डिस्टेंस मेंटेन रहा, उसके बाद क्या हुआ, एक एक्सीलरेशन के कारण वो घूमता रहा, क्या करेगा, एक टाइम बाद वो थक जाएगा, एनर्जी को क्या करेगा, वो लूज करेगा, एनर्जी को जब वो लूज करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पे जाके गिर जाएगा, किस पे, न्यूक्लियस पे जाके, जब वो न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, ठीक है, लेकिन एटम क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। तो ये वाला उनका लिमिटेशन था कि ये वाला वो क्या नहीं कर पाए थे, ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है, समझ गए बात, ठीक। चलो यही था हमारा क्या है, इसकी लिमिटेशन तो यही थी रदरफोर्ड की, ठीक। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या हमारा, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा हमारा, कि डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, हमें क्या करना है, बोर्स मॉडल को डिफाइन करना है, ठीक है, हमें डिस्क्राइब करना है। चलो तो बहुत बातें हो रही थी उस टाइम पे एटम्स के ऊपर कि यार एनर्जी क्या होता होगा, एनर्जी कहाँ पे लूज हो रही है, फिर एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आके गिर ही जाएगा किस पे, न्यूक्लियस पे आके, ठीक है। फिर उसके बाद आए थे कौन आए थे, हमारे बोर्स आए थे। बोर्स ने क्या कहा था कि सबसे पहले तो कि जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है किसके अराउंड मूव कर रहा है, मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड दी न्यूक्लियस के अराउंड ही मूव कर रहा है ना वो, ठीक, क्या कर रहा है, अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड वो मूव कर रहा है, समझ गए बात। तो सुनो, उनने कहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो एक फिक्स्ड पाथ में करता है, फिक्स्ड पाथ में वो क्या करता है, मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड। फिक्स्ड पाथ को क्या कहा था, उसको फिक्स्ड पाथ को उन्होंने कहा था ऑर्बिट्स, समझ गए बात।
पहले तो सिर्फ कनेक्ट करते चलो, ठीक है। किसकी बात चल रही थी, पहले तो एनर्जी की बात चल रही थी। एनर्जी में क्या हुआ था कि वो बता नहीं पाए थे कि यार इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी चली जाएगी। कनेक्ट करते चलो सब बातों को, समझ गए बात। उसके बाद आया हमारे बोर्स मॉडल आया। बोर्स मॉडल में क्या हुआ, बोर्स मॉडल ने उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, एक फिक्स्ड पाथ में। समझ गए बात, एक फिक्स्ड पाथ में। समझ गए, जैसे तुम राउंडर लेते हो और राउंडर को क्या करते हो तुम, एक थोड़ा सा उसको खोलोगे ना तो वो फिक्स हो जाएगा, और फिर जब तुम सर्कल बनाओगे तो वैसे ही बनेगा ना, इक्वल रेडियस से बनेगा हर साइड से। वैसे एक फिक्स पाथ में क्या करेगा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहेगा। समझ गए, ठीक। उस फिक्स पाथ को उन्होंने नाम क्या दिया, ऑर्बिट। समझ गए बात, ऑर्बिट। चलो ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया हमारा, उनने ऑर्बिट को क्या ऑर्बिट नाम दे दिया। अब सुनो, अब जो ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर खुद की एक क्या रहेगी, डेफिनेट एनर्जी रहेगी। ठीक है, मान लो ऑर्बिट्स जो हैं, ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर क्या रहेगी, एक हर एक ऑर्बिट की एक डेफिनेट क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, एनर्जी रहेगी। समझ गए। मान लो, चलो मान लो कि नंबर ऑफ शेल 1 की बात करते हैं, n = 1 की बात करते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ शेल है क्या, देखो ये तो न्यूक्लियस है, जो पहला वाला जो शेल रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, जो पहला वाला सेल रहेगा ये n = 1 रहेगा। नंबर ऑफ शेल 1 की बात कर, मान लो इसकी एनर्जी अगर कितनी है, 10 है, ठीक है, तो जो उसके आने वाली होगी उसकी कुछ अलग एनर्जी रहेगी, उसके आने वाले जो सेल होगी, मतलब n = 2 की बात कर रहा हूं, तो इसकी एनर्जी कुछ और होगी, n = 3, इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी। समझ गए बात। ये इन्हें किसने बताया था, ये बोर्स ने बताया था कि हर एक ऑर्बिट की अपनी खुद की एक एनर्जी रहती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ गए बात। अब इधर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात ही नहीं चल रही, समझ गए ना बात, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात नहीं चल रही कि वो लूज करेगा, वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। अब बोर्स आए, उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि जो ऑर्बिट है ना, वो क्या है, देखो ये जो ऑर्बिट है उसकी खुद की एक एनर्जी है, उस खुद की एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ गए बात। यहाँ पे क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये किसने बोला था, ये बोर्स ने कहा था, ठीक है। ऑर्बिट्स की एक क्या है, डेफिनेट एनर्जी है, उस एनर्जी को उन्होंने नाम क्या दिया था, ठीक है, उनको उन्होंने बोला था एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। ये बात बस याद रखना। एक उन्होंने ऑर्बिट्स बताए थे, ऑर्बिट्स की खुद की एनर्जी है तो एनर्जी लेवल बताया था। समझ गए बात। और उन्होंने ये कहीं से नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा एनर्जी और वो कहाँ पे आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे। ये उन्होंने क्या कह दिया था कि ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। और इसे इन्हें बताया अगर हो जाता वो तो क्या होता, अनस्टेबल हो जाता ना, लेकिन एटम तो हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। चलो ठीक है, ये समझ गए बात कि इलेक्ट्रॉन की खुद की क्या रहेगा, वो ऑर्बिट की खुद की एनर्जी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक। चलो बस इतना ही समझना था, ठीक। तो ये आए थे हमारे किसने, बोर्स ने। और बोर्स ने क्या बताया था हमें कि जो पहली शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनने कौन सा बताया था, 2। एक फॉर्मूला दिया था उनने, क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, 2n² दिया था, याद आ रहा है, 2n²। n क्या है, हमारी नंबर ऑफ शेल है, किस नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियस से पहली शेल है तो n = क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, जैसे कि हमने लिखा, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव शो कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये इसकी बात करेंगे तो n = 1। तो बताओ पहले जो सेल है उसका कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। और भी उन्होंने दिया था n = 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ऐसे नंबर ऑफ शेल आप बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसके ही अकॉर्डिंग होते जाएगी। समझ के बाद, ये भी उन्होंने बताया था, ठीक। तो बस यही बताया था, और भी देखते हैं हम आगे, ठीक है, आगे भी हमारा आने वाला, ठीक। चलो ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। तो हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या बताया था, समझ गए। चलो ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कंपेयर ऑल दी प्रपोज मॉडल, ठीक है, ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिख के भी रखा है, हमें पूरा मॉडल बताने कौन कौन से थे, ठीक है। ये लिख के इसलिए रखा है क्योंकि हम देख चुके हैं, ठीक है, हम पूरा देख चुके हैं कि थॉमसन ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, बोर्स ने क्या कहा था, ठीक है। तो हमें सिर्फ पॉइंट एक बार क्या करने, रिकॉल करने हैं, ठीक। समझ गए बात, इसलिए ये लिख के रखा है। सुनो, पहला क्या है, थॉमसन ने क्या कहा था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्पेयर, उन्होंने बोला था वो पॉजिटिव स्पेयर, याद आ रहा है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीच में रहते। तो पहला पॉइंट यही है हमारा कि देखो क्या रहेगा कि एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, वो पॉजिटिव स्पेयर रहेगा, एटम जो है पॉजिटिव स्पेयर होता है, उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल कौन से, इलेक्ट्रॉन के, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, एम्बेडेड है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है। वाटरमेलन याद आ रहा है, वही वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो पहला पॉइंट तुमने ये कहा था, देखो अब पहला पॉइंट रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो एटम है वो क्या है, वो भी एक पॉजिटिव स्पेयर रहता है, पॉजिटिव स्पेयर रहता है विथ
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें भी एम्बेडेड रहते हैं, उन्होंने भी यही कहा था। चलो ठीक है, रदरफोर्ड ने भी यही कहा। उसके बाद बोर्स आए थे, बोर्स ने क्या था कि एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। ठीक है, अब इनने पूरा एकदम ही डिफाइन कर दिया कि क्या क्या रहता है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि 3 पार्टिकल्स रहते हैं, पहला रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, फिर तीसरा रहता है हमारा न्यूट्रॉन। समझ गए बात? तो इन्हें 3 पार्टिकल बताए थे। अब सुनो क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे मतलब इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो तुम खुद बताओ जब उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। तो उन्होंने ये पॉइंट बताया था पहला वाला। समझ गए बात? ठीक है, इसको हम अभी भी फॉलो करते हैं। ठीक, चलो देखो दूसरा पॉइंट क्या था इन सबका, कि द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उनने भी यही कुछ बताया था, लेकिन उनने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। समझ गए बात? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और जिसके कारण जो एटम है वो हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल चार्ज रहता है। ये सब हमें पता भी है। ठीक, फिर इन्होंने क्या कहा था, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ये हमें पता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस, तो यहाँ पे वो मूव करता रहेगा। ठीक है, ठीक है, और किसके अराउंड कर रहा है, ये न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे सन के अराउंड हम कर रहे हैं, अर्थ कर रहा है। ठीक है, वैसे ही। ठीक, चलो अब उसके बाद द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर। ठीक है, बताया ना कि यहाँ पे P प्लस N प्रेजेंट रहता है, इन दोनों को साथ में न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, आगे पूछते हैं, अभी नहीं आगे पूछेगा तुमको। ठीक है, कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, और न्यूक्लियस हमारा, लेकिन अब सुनो, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया, देखो भाई, जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है मतलब प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, तो ये तो खुद जीरो ही हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव प्लस इसका चार्ज तो जीरो ही, तो बचा क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो तुम्हारा क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो उन्होंने ये पॉइंट दिया था। ठीक, समझ गए बात? ठीक, चलो ये हो गया हमारा, समझ गए बात? ठीक, ये वाला होगा। चलो अब दूसरे पॉइंट देखते हैं थोड़े से और क्या है। चल देखो, अब बोर्स ने थोड़े और पॉइंट दिए थे, वो देखते हैं। ठीक है, क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, फिक्स पाथ में होता है, अभी पढ़ा था हमने क्या पिछले क्वेश्चन में, कि ऑर्बिट्स कहते हैं उनको और शेल बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या रहता है, उनकी एक डेफिनेट एनर्जी रहती है, तो हमने क्या बोला था उसको, एनर्जी लेवल्स बोला था। ठीक, एनर्जी लेवल्स, द एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। ये भी बताया था कि अगर n इक्वल टू तुम्हारा 1 है, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव है तुम्हारा मतलब न्यूक्लियस है, और ये तुम्हारे क्या है, ये न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट है। ठीक, समझ के बाद, तो n इज इक्वल टू अगर तुम्हारा 1 है तो उसको हम बोलेंगे k। ठीक है, n इज इक्वल टू अगर तुम्हारा 2 है तो उसको हम बोलेंगे l। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, अगर 3 है तो उसको बोलेंगे m, 4 है तो n। समझ गए? ऐसे बोला था हमने। देखो, अगर नंबर ऑफ शेल 1 तो k, 2 तो l, 3 तो m और 4 तो n। KLMN ऐसे उन्होंने दिया था नाम। समझ गए बात? उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक, चलो अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, हम फिलिंग करते हैं, उसका भी फॉर्मूला दिया था उन्होंने। चलो वो देखते हैं क्या है, कि देखो, देयर इज अ लिमिट टू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। यही बोला था कि एक जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसका एक लिमिट है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम जितने भी इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास तुम सब भर दो, समझ रहे, पूरे के पूरे फिल कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी एक लिमिट है। ठीक है, जितना कि ये ऑर्बिट सिर्फ होल्ड कर सकता है, मतलब ये उनने सिर्फ कैपेसिटी बता दी कि भाई इस ऑर्बिट की इतनी ही कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब तुम 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, तुम 4 से ज्यादा नहीं भर सकते, तुम 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दिया। समझ गए बात? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना कि भाई हर चीज की एक लिमिट है, और हर चीज की सही में लिमिट भी होती है। ठीक है, चलो देखो, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। हमने देखा था अभी, किस पे बताया था, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो किस पे डिपेंड करी थी, कौन से फॉर्मूले पे, 2n² पे करा था ना, 2n², और जो n था वो नंबर ऑफ शेल था। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि चलो l के लिए निकालो, l के लिए निकालोगे, तुम्हें पता है l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो l की जगह पे तुम 2 रख दोगे, क्या जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे ये 8। तो l में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, सिर्फ 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, कम भले हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। समझ गए बात? और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसको स्किप कर दो, तुम स्किप भी नहीं कर सकते कि तुमने क्या किया कि भाई 6 इसमें भर दिए क्योंकि सर ने बोला था कम हो सकते ज्यादा नहीं, और फिर तुम m में आए और फिर m में तुमने 2 भर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए बात? ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था, इस फॉर्मूले से दिया था, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर है ये शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, ये हमने बताया था। ठीक है, तो ये दिए थे बोर्स ने। समझ गए वाला? पूरा का पूरा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर लिखना चाहो तो लिख लो,
ठीक है चलो ठीक है दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो अब हमारा क्या है, समराइज अ रूल फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल। हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल में कैसे होता है, हमें वो बताना है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम 2 बार देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसने दिया था, बोस ने दिया था। ठीक है किसने दिया था, बोस ने दिया था, और वो क्या था 2n², यही था 2n²। और n क्या था, n नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर शेल, समझ गया, यही था ना, किस नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात चल रही है, शेल की बात चल रही है। ठीक है चलो हम देखते हैं कि ये है हमारा न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये है तुम्हारे बहुत सारे सेल्स, समझ गए बात। ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू तुम्हारा 1 होगा, ये n इज इक्वल टू तुम्हारा 2 होगा, ये n इज इक्वल टू तुम्हारा 3 होगा, और ऐसे ऐसे सो ऑन। ठीक है ऐसे ऐसे चलता रहेगा, समझ गए बात। ठीक अब चलो निकालते हैं हम कि पहले में हमारा क्या बनेगा। चलो हमने ये भी देखा है कि n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं हम, k बोलते हैं, 2 को l, फिर m, फिर n, ऐसे बोलते हैं ना हम। 4 को n बोलते हैं, 3 को m बोलते हैं, 2 को l और फिर 1 को k, ऐसे नाम दिया था उन्होंने। ठीक चलो देखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं कि 2n² को हमने लिखा सेंटर में। ठीक अब हमको निकालना है n इज इक्वल टू 1, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, k की, n इज इक्वल टू 2 किसकी बात कर रहे हैं, l की, फिर m, फिर n। ठीक है n इज इक्वल टू 3 और ये 4। ठीक चलो निकालते हैं। अगर मैं क्या करूं, n की जगह पे 1 को पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 2 ही आएगा। ठीक 2 ही आएगा। ठीक है तो पहले ऑर्बिट में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, सिर्फ 2। तो मैं क्या करूं, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन भर दूं तो क्या आएगा, देखो ये आएगा 1, यहां पे सिर्फ 2, समझ गए। तो हम पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है चलो अब दूसरा देखते हैं। ठीक है अलग अलग कलर से देखो, ये देखो n इज इक्वल टू, अगर 2 रखा मैंने, n इज इक्वल टू 2 मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, l की बात कर रहे हैं। ठीक है इसको मैं लिख दे रहा हूं k, इसको मैं लिखूंगा l। ठीक चलो अब मैं क्या करूं, l की बात कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, हमें पता है 2 का स्क्वायर मतलब क्या आता है, 4 आता है। ठीक 4 इंटू 2 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तुम 8 भर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने, 8। चलो अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 इंटू 2 मतलब 18। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 18। तो तुम थर्ड ऑर्बिट में कितना भरोगे, तुम 18 भरोगे। तो बस रख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक ये होगा 18। ठीक है तो थर्ड में कितने भरे हमने, 18 भरे। ठीक अब मैं फोर्थ का नहीं भरूंगा, ठीक है बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है चलो देखते हैं क्या है वो, n इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 2 मतलब 32। ठीक है 32। अब तो आप लोग खेलते रहो, इधर लास्ट वाले में तुम 32 भर लेना, समझ गए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका इलेक्ट्रॉन का, और वो डिपेंड किस पे करता है, ये मेन इस पे डिपेंड करता है। किसने दिया था, बोस ने दिया था। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल, जितनी दूर है, जितना नंबर ऑफ दूर है मतलब कितना नंबर है उसका न्यूक्लियस से। ठीक है उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ शेल। ठीक है चलो ठीक तो ये ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये याद रखना। ठीक ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन, ये तो इजी था ना। ठीक है और यहाँ पे तुम लोग क्या लिख लेना, के एल तक लिख दिया, ऊपर के 2 जो बचे हैं, कौन से बचे हैं वो लिख लो। चलो ठीक चलो अब दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तुम्हें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दिया है, उससे तुम्हें निकालना है कि तुम्हारा वैलेंसी क्या होता है। ठीक है चलो ठीक है तो वैलेंसी निकालते हैं। तो ठीक है हमें सबसे पहले पता है कि जो वैलेंसी होती है, ठीक है क्या होती है हमारी वैलेंसी, जो होती है वैलेंसी है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स ठीक है कहाँ पे प्रेजेंट है, किधर प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है और उस शेल को क्या कहते हैं हम, वो जो शेल है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। ठीक है चलो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। ठीक है अब वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात। ठीक है बस
सिर्फ केमिस्ट्री खेल है रिलेट करने का, रिलेट करते चलो, ठीक है। देखो वैलेंसी जो है वो क्या होती है कि भाई कितने आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट शेल है तुम्हारी, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक, वो बताता हूँ कौन सी, ठीक, उसमें जो शेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या होगा तुम्हारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात? चलो ऐसे डिफाइन होती तुम्हारी वैलेंसी। चलो देखते हैं कि एक ये है हमारा क्या एटम, ये न्यूक्लियस हमारा, ये ऑर्बिट्स, ठीक है, एक को मैं बना दे रहा हूँ डिफरेंट कलर से, समझ जाओगे। देखो और ये एक है ऑर्बिट। अब ये डिफरेंट कलर से क्यों बनाई? क्योंकि मैंने बोला कि एटम का सबसे लास्ट शेल, ठीक है, सबसे लास्ट शेल मतलब सबसे लास्ट ऑर्बिट, वो कौन सा होगा? वैलेंसी शेल, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ V.H मतलब वैलेंसी शेल। अब इसके अंदर मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो हमें ऐसे डिफाइन करते हैं। चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ये तो समझ गए ना, इतना समझ गए, चलो ठीक। अब देखो सिलिकॉन दिया है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? बताओ बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का? वो होता है 14 होता है, ठीक है। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो पहले शेल में कितने जाएंगे? अभी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, पहले सेल मतलब नंबर वन मतलब क्या? 2 का n² मतलब 1, तो 2 ही आएगा ना, ठीक है। चलो तो 2, दूसरे में कितने जाएंगे? दूसरे में हमने देखा था भाई 2 रख दो, फिर क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 कितने हो गए? ठीक है। अब सेकेंड थर्ड वाले में कितने थे? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 × 2 18, तो 18। अब इसमें 18 बचेंगे क्या इलेक्ट्रॉन? इसके पास कितने हैं? 14 है, 10 तो यूज हो गए, अब बचे कितने? 4, लेकिन तुम 4 बार हो गया अब इधर, ठीक है, 4 बार हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके पास 4 है तो इसमें भर दो। मैंने, उसने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है मतलब जो कैपेसिटी है किसकी? ऑर्बिट की, एकदम डेफिनेट है, वो उतने ही होल्ड करेगा जितने उसकी वैल्यू आई होगी, ठीक है, जितना वो कर सकता है। समझ गए? तो 4 आ गया। तो देखो क्या होगा, इसकी बात करें तो ये हो गया तुम्हारा क्या? K, ये L, ये M, ठीक है। तो M पे कितने प्रेजेंट है तुम्हारे? सब, इसके लिए सबसे आउटर मोस्ट कौन सी शेल होगी? M होगी ना। देखो अगर मैं इसका बनाऊं ऐसे, ये 1, यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे हैं 8, यहाँ पे हैं 4, तो आउटर मोस्ट कितनी है? कौन सी है सिलिकॉन की? थर्ड वाली। और थर्ड में कितने प्रेजेंट हैं? 4। समझ गए? तो 4 इधर प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 4 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और अब एक चीज और सुनो, वैलेंसी के लिए सुनो एक चीज, अगर तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या है? या तो 4 से कम है, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है VE जो कि 4 से कम है, समझ गए? 4 से कम है या क्या है? इक्वल है, या तो मोर देन 4 नहीं, या तो लेस देन 4 हो या इक्वल टू 4 हो। समझ गए बात? तो तुम्हारी वैलेंसी वही हो जाएगी। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? देखो अगर मान लो इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है, मतलब इक्वल टू 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो जाएगी तुम्हारी 4। अब मान लो इसकी जगह दूसरा होता, ठीक है, अगर इसकी जगह पे दूसरा होता तो कैसे निकालते? अगर मान लो यहाँ पे 3 है, समझ गए? अगर मान लो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम हमने निकाला, ठीक, कोई भी एटम की बात कर लेंगे हम, ठीक, 13 वाला, अगर एटॉमिक नंबर 13 होगा तो वहां पे कितने होंगे? 3 प्रेजेंट होंगे। और अगर उसकी 3 है तो ये क्या है? लेस देन 4 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ गए बात? बस इतना ही था। चलो, और दूसरा क्या है, अगर हम किसी की बात करें कि उसके जो वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 से ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे? ठीक, 4 से ज्यादा है तो तुम क्या करोगे? 8 माइनस उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो दूसरे की बात करते हैं, ये तो हमारा सिलिकॉन का तो हो गया, ठीक। अब चलो हम ऑक्सीजन का देखते हैं कि ऑक्सीजन का कैसा है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8 होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2, ठीक है। अब कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, लेकिन इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कौन मतलब नंबर ही 8 है। अब कितना जाएगा इसमें? देखो 2 तो चले गए, बचे 6, तो यहाँ पे 6 जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो ये पॉजिटिव, एक स्पेयर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 प्रेजेंट होंगे, ये ऑक्सीजन का है, ठीक। ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा? ऑक्सीजन, ठीक है। ये कौन सा था तुम्हारा? ये तुम्हारा था सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात चली थी, ठीक है। ये समझ गए बात? देखो इसके पास कितने ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे? 2, कौन कौन से? देखो ये हो तुम्हारा क्या हो गया? K, ये तुम्हारा L, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये होगा K, ये होगा तुम्हारा L। तो आउटर मोस्ट कौन सा है तुम्हारा? L, तो वो कौन सा जाएगा? तुम्हारा वैलेंसी शेल। समझ गए बात? उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो पहले के अंदर तो 2 आए हैं, ठीक है। देखो दूसरे के अंदर कितने आए? 6 आए, 1 2 3 4
5 6। और हमारा पहला रूल क्या कहता था कि वैलेंसी से या तो कम हो, 4 से या तो कम हो या 4 के बराबर हो, तो उसको ही हम बोल देते हैं जिसका उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको ही हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 4 से ज्यादा है, हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो तो हम कैसे निकालोगे, अगर तुम्हारा 4 से क्या है, तुम्हारा ज्यादा है कौन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर तुम्हारा 4 से ज्यादा है क्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालोगे, तब तुम करोगे 8 माइनस उसका जितना भी हो। मान लो अगर हम अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितनी वैलेंसी शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ गई 2। सिलिकॉन की कैसे निकाली थी कि 4, क्योंकि वो इक्वल टू 4 है ना, इक्वल टू 4 है तो उसकी उतनी हो जाएगी, कितनी, उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 4। समझ गए बात। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ था, अच्छे से समझ जाओगे समझ में जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, समझ गए ना। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। पहला क्या है तुम्हारा, क्या, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, अपन बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जितने नंबर इक्वल नंबर ऑफ, क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर इक्वल नंबर ऑफ क्या हो तुम्हारे, प्रोटॉन। किसी भी एटम में जितने क्या हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हैं या जितने प्रोटॉन हैं, ठीक है, उनको ही हम, उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। समझिए बात, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम कहाँ से शो करते हैं, हम उसको Z से शो करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि Z इज इक्वल टू होता है तुम्हारा जितने इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू होता है तुम्हारा जितने प्रोटॉन है। ठीक है, तो बस ये याद रखना, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, तो तुमको याद रहेगा पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है। ठीक है, समझ गए बात। जितने नंबर ऑफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इक्वल जितने नंबर ऑफ तुम्हारे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, समझ गए बात। ठीक, ऐसा नहीं इक्वल लिख दिया तो तुम समझोगे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हर चीज में, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो ठीक, चलो देखो दूसरा क्या है तुम्हारा, मास नंबर। मास नंबर, ये एटॉमिक मास की बात कर रहा है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है सम ऑफ तुम्हारा क्या, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, वो सम होता है किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका मास ही नेग्लिजिबल है। समझ गए बात, उसका मास ही ना के बराबर है, तो उसको ऐड करके फायदा क्या। ठीक है, समझ गए बात। जितना प्रोटॉन होंगे उतने कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, चलो एक चीज और बताओ, मास नंबर को कहाँ लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखते हैं। मान लो X कोई एलिमेंट है, अब ये बताओ कि एटॉमिक मास को कहाँ लिखोगे और एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखोगे। देखो यहां पर तुम लिखोगे एटॉमिक मास और यहां पर लिखोगे तुम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको मैं सीधे Z भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात। ठीक, इसको लिखते हैं हम नीचे, इसको लिखते हैं हम ऊपर। समझ गए बात, चलो ठीक। अब दूसरा देखो तुम्हारा क्या है, थर्ड है तुम्हारा आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स, ठीक है, टोप्स से याद रखना, टॉप मतलब टॉप पे, टॉप पे मतलब देखो किसी भी एलिमेंट का अगर टॉप चेंज हो जाए, ठीक है, एक सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। अब तुम खुद देखो उसमें चेंज क्या हो रहा है, तुम्हारा एटॉमिक मास चेंज हो रहा है और मास को हम कहां लिखते हैं, टॉप पे। ठीक है, तो बस क्या लिखोगे तुम कि जो टॉप पे जो प्रेजेंट है वो सिर्फ डिफरेंट रहे। अब आइसो में मत पड़ जाना कि सेम उनने बेस वाले के लिए बोला, बेस क्या है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास अलग हो। समझ गए, ऐसे याद रखना, टॉप पे प्रेजेंट है, टॉप पे तुम्हारा मास है तो वो अलग। ठीक है, तो चलो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। हमारा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स याद आ रहा है, आइसोटोप क्या होता है हाइड्रोजन के, एक होता है H, जिसका हाइड्रोजन का तो हमेशा एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है। ठीक है, अब क्या रहता है, एक होता है तुम्हारा 1, एक होता है 2, एक होता है 3। इसका एटॉमिक मास क्या रहता है, 1 और 2 और 3। ठीक है, इनको बोलते क्या क्या है, इनको शो करते हैं हम, हाइड्रोजन को तो हम ऐसे ही शो करते हैं, ये तुम्हारा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम मतलब उसका हाइड्रोजन ही रहे, उसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन उसका जो आइसोटोप है वो ड्यूटेरियम है, उसका जो मास है वो 2 होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा ट्राइटियम, उसको हम 3
उसका एटॉमिक जो मास है वो 3 होता है। ठीक, तो ये होगा एग्जाम्पल किसके, आइसोटोप्स के। अब उसके बाद देखो आइसोबार क्या है। ठीक, आइसोबार क्या है, आइसोबार क्या होते हैं भाई, सेम सेम चलना। ठीक है, अब आइसोबार वो होते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन यहां पे क्या चेंज था, मास चेंज था, उनके मास सेम हो। ठीक है, डिफरेंट क्या एलिमेंट हैविंग सिमिलर मास नंबर। ठीक है, सिमिलर मास नंबर, लेकिन अगर देखो डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, डिफरेंट मास नंबर बट चेंज इन क्या, चेंज इन एटॉमिक मास। समझिए बात। ठीक, अब ये ऐसे होता कैसे होगा, समझो कि एक एग्जाम्पल किस चलते हैं हम, कि एक एलिमेंट प्रेजेंट है तुम्हारा, वो है तुम्हारा x, हमने बोला एटॉमिक नंबर चेंज, मान लो इसका 19 है और एटॉमिक मास इसका 40 है। ठीक है, और चलो दूसरा चलते हैं हम कि एक एटम है उसका नंबर 20 है और उसका एटॉमिक मास 40 है। ठीक है, तो ये होंगे तुम्हारे आइसोबार। कैसे होंगे, देखो ये एटॉमिक नंबर चेंज हो गया ना, एटॉमिक नंबर चेंज है। ठीक है, और एटॉमिक मास देखो ये सिमिलर है, ये क्या है, सिमिलर है। तो इन ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही एलिमेंट को हम बोलते हैं क्या, आइसोबार। ठीक, एग्जाम्पल देखना इनके, आइसोबार का एग्जाम्पल क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का होता है 20, इसका मास होता है 40। दूसरा पोटेशियम का होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर 19 और मास भी इसका कितना होता है, 40 होता है, ऑलमोस्ट 39 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 39.99, तो उसको हम अप्रॉक्स 40 लेते हैं। ठीक, एक और एलिमेंट है तुम्हारा आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास उसका भी 40 ही होता है। इन सब के क्या होते हैं, लगभग सिमिलर मास होते हैं। ठीक है, देखो तुम्हें सिमिलर क्या दिख रहा है, 40। ठीक है, और तुम्हें डिफरेंट क्या दिख रहा है, 20 19 18। ठीक है, 20 19 18। ठीक, 20 19 की तो बात ही मत करो, समझ गए। चलो ठीक है, छोड़ो वो, समझ गए बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोबार। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब क्या हमारा दूसरा है कि सोडियम प्लस है ना, हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल। तो हमें एक्सप्लेन करना है, इनने पूरा आंसर ही दे दिया, अब तुमसे बोल रहा है एक्सप्लेन करो, ऐसे ही होता है। चलो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्या, सोडियम, इनने पूरा नहीं लिखा, हम पूरा लिखेंगे। ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम होता है 11। ठीक है, अब 11 देखो जब भी प्रेजेंट रहे प्लस और माइनस किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो हम उनको आयंस बोलते हैं। ठीक है, और प्लस है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। ठीक, और अगर माइनस है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, समझ गए बात। ऐसे समझो कि देखो एक कोई भी तुम इंसान हो, तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो तुमने दे दिया बैंक को पैसा, तो तुम अभी पॉजिटिव केस में हो, तुम एकदम फ्री हो गए कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाना, वो तो बैंक के पास। अब तुम बैंक से ले रहे हो तो तुम्हारे ऊपर आ गया ना एज अ लोन, तो तुम नेगेटिव हो गए, नेगेटिविटी आ गई। चलो ऐसा समझ लो। ठीक, चलो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 को तो 2 8 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ठीक है, मतलब कि के में कितने हैं तुम्हारे 2, एल में कितने हैं तुम्हारे 8 और एम में कितने हैं तुम्हारे 1। समझ गए बात। अब देखो ये क्या कह रहा है तुम्हारा Na+ मतलब इनने पैसे डिपॉजिट करे, मतलब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, मतलब दे दिया। ठीक है, तो Na+ का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, Na+ का हो जाएगा 11 - 1, सोडियम का नॉर्मल 11 और उसने एक दे दिया, मतलब एक उसके पास कमी हो गई, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 मतलब पहले शेल में कितने जाएंगे तुम्हारे, पहले शेल के में जाएंगे तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, के के बाद जो तुम्हारा एल होगा उसमें जाएंगे तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, तो हमको कुछ ऐसे डिफाइन करना था। ठीक, के और अब देखो एल दोनों में उनका क्या होता है, अगर मैं तुमसे बात करूं किसका, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये तुम्हारे शेल्स, 3 सेल। शुरुआत में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूं Na+ की। ठीक, शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ करता था, लेकिन वो क्या हो गया, वो चला गया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला गया बाहर। समझ गए। अब क्या क्या बचा, पहले शेल में बचे तुम्हारे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में बचे तुम्हारे कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3
4 5 6 7 और ये तुम्हारा 8, इतने इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक, अब हम फॉर्मूला अगर देखें कि फॉर्मूला क्या बोलता है, वो क्या होता है तुम्हारा 2n²। बोला है कि पहले देख के आना पूरा वीडियो, ठीक है, उसमें सब पूरा यही भरा है 2n²। मतलब पहले शेल में कितने आएंगे तुम्हारे, 2 आएंगे, जो पहला शेल को हम k बोलते हैं। दूसरे शेल मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 4 × 2 8 आएंगे तुम्हारे, यही था ना। ठीक, तो देखो जब ये है मतलब कि 2 में कितने कितने आने चाहिए थे, 2 आने चाहिए थे और 8 आने चाहिए थे। और सोडियम में जब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितने कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और 8 आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलोगे तुम, जितने चाहिए थे उतने ऑक्यूपाई हो गए, उसको बोलेंगे हम कंप्लीटली फिल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, किसका, Na+ का। समझ गए बात, ठीक है, चलो ठीक, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमें ऐसे ही करना था, सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, प्लस और माइनस पे ध्यान रखो, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, अब तुम बना के दिखाना किसका, फ्लोरीन माइनस का, मतलब F- का तुम लोग बना के देखो। ठीक है, F- का तुम लोग बना के देखो और बताना। ठीक है, चलो ठीक, देखो अब तुम्हारा क्या है कि इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेज 2 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या थे, रिकॉल करो। ठीक है, तुम्हारे ये 2 आइसोटोप दिए हैं, किसने, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप दिए हैं। ठीक है, उनका परसेंटेज कंपोजिशन तुम्हें दिया है। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। एटॉमिक मास निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी तुम्हें अगर क्या दिया, आइसोटोप दिया है तो उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ पहला आइसोटोप मान लो, इसको मैं लिख दे रहा हूं 1, ठीक है, मतलब कि पहला आइसोटोप, ठीक, इनटू उसका तुम्हें अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है कि नहीं, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, अब एवरेज किसका निकालोगे, एक तो होगा नहीं, एवरेज के लिए तुम्हें कम से कम 2 या 3 तो चाहिए ना। ठीक है, और प्लस, तो अगर दूसरा भी है तुम्हारे पास है तो प्लस आएगा बीच में। उसके बाद तुम फिर से लिखोगे कि एटॉमिक मास ऑफ किसका, एटॉमिक मास अब सेकंड आइसोटोप का, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू क्या जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सेकंड, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब डिवाइड किससे करोगे, बस तुम्हें सिर्फ ऐसे ऐसे कर देना है, समझ गए बात। ठीक, चलो अब निकाल के देखते हैं हम। ठीक, एवरेज निकालना है ना, चलो देखते हैं हम क्या है। पहला तुम्हें दिया एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो AVG लिख रहा हूं मैं, मास इज इक्वल टू तुम्हारे पास एटॉमिक मास है कि नहीं है, देखो ये क्या बताता है तुम्हारा, एटॉमिक मास है ना, ये भी क्या है तुम्हारा एटॉमिक मास, और ये वैसे भी क्या है तुम्हारा आइसोटोप, तो इसमें ये क्या है, एटॉमिक नंबर दोनों सेम है ना, सेम है, ये एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, तो चलो एटॉमिक मास पहले वाले का कितना है तुम्हारा, 79, तो 79 इनटू परसेंटेज कंपोजिशन कितना है तुम्हारा 49.7%, भूलना नहीं इसको, प्लस, ठीक है। अब क्या तुम्हारा एटॉमिक मास ऑफ सेकंड, एटॉमिक मास सेकंड किसका 81 इनटू परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया इसका 50.3%। अब देखो ये सब परसेंटेज में है, समझ गए, ये सब का सब परसेंटेज में। अब इसको नॉर्मल कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज को हम अगर करना रहता है तो हम इनटू 100 से करते हैं, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, और अगर हमको दिया है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ना, तो ये क्या जाएगा 79 इंटू 49.7/100 प्लस ये क्या हो जाएगा 81 इंटू 50.3/100, यही आएगा। ठीक है, अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, एवरेज मास आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 80 आएगा तुम्हारा, समझ गए, ये आएगा तुम्हारा 80, समझ गए। देखो एवरेज मास ब्रोमीन का कितना आया तुम्हारा 80 आया। ठीक है, समझ गए। और वैसे भी तुम खुद दिमाग लगा सकते थे। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं हम, अगर हमें सीधे लिखना है, देखो ये है तुम्हारा 79 और ये है तुम्हारा 81। ठीक है, जब एवरेज निकालोगे इसकी बीच की वैल्यू आती है, बीच की वैल्यू कितनी आएगी 80 आएगी, इतनी आएगी ना, 80 आएगा ना, और मास है तो ग्राम में आएगा, ग्राम है उसको हम यू से भी शो करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास में अगर पीछे तुम्हें यू लिखा है तो वो उसकी यूनिट क्या होती है, यू होती है, समझ गए बात। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते थे। चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा दूसरा कौन सा है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स तुमको दिया है, एक एलिमेंट एक्स है। ठीक है, उसका तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें
तुम्हें दिया है एवरेज एटॉमिक मास दिया है, ठीक है। अब हमारे पास उल्टा करना है, ठीक। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, कितना ये और ये 16 और 18 के तुम्हें क्या निकालने हैं, तुम्हें परसेंटेज निकालने की कितने प्रेजेंट होंगे। तो चलो हमें पूरा फॉर्मूला पता था पिछले में, ठीक है, तो मैं सीधे पुट कर रहा हूँ। क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है क्या, उसका एटॉमिक मास इनटू उसका क्या परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, इतना, ठीक है। तो विजुअलाइज हो गया होगा, चलो देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास हमें कितना दिया, 16 दिया, 16.2 है ना, इज इक्वल टू, अब क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास कितना है 16, किसका, इसका x, ये देखो ये 16 x 8 का, ठीक है, और दूसरा क्या दिया तो मैं 18 x 8 दिया है ना। अब सुनो, हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द परसेंटेज, ठीक है, जो हमें निकालना है हम उसको सपोज कर लेते हैं। मान लो इसका x क्या है, परसेंटेज, x परसेंटेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब 100 में से ही कुछ परसेंट होगा ना, इसका भी 100 में से ही कुछ परसेंटेज होगा, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस x परसेंटेज, यही आएगा। चलो चलो समझो कैसे, देखो परसेंटेज 100 में से ही निकालते हैं हम, 100 में से ही निकालते हैं। अगर मैंने बोला कि जो 16x है इसका x प्रेजेंट है, ठीक है, x प्रेजेंट है, तो परसेंटेज तो 100 में से ही आएगा। तो तुम इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ना, यही आ जाएगा ना, ठीक है, समझ गए बात, 100 में से ही तो आएगा, 100 माइनस x कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, 18x 8 आ जाएगा, ठीक, समझ गए बात। चलो ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 16 इंटू एक्स प्लस प्लस सेकेंड आइसोटोप की बात करो, सेकेंड क्या है तुम्हारा 18, एटॉमिक मास कितना है इसका 18, ये भी 18, समझ गया, ये दोनों क्या है तुम्हारे एटॉमिक मास है ना, ठीक। तो ये क्या जाएगा 18 इंटू, अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है हमारा है 100 माइनस एक्स परसेंटेज, ठीक। अब ये सब परसेंटेज में है, ये सब क्या है तुम्हारे परसेंटेज में, इनको कन्वर्ट करो, क्या आएगा तुम्हारा 16.2 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स अपॉन 100, और ये क्या होगा प्लस 18 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, यही आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा 16.2 इज इक्वल टू, कॉमन ले लो 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 अब मैं कॉमन लेंगे नहीं हो जाएगा, क्या जाएगा 16x प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो 18 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 1800 माइनस 18 इंटू माइनस एक्स क्या जाएगा 18x, ये होगा, ठीक है, ये होगा ना, ऐसे ही आएगा ना, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा तुम देखो, ये जाएगा तुम्हारा 16.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, इसको सॉल्व करो एक्स एक्स की टर्म, ये हो जाएगी माइनस एक्स, कितना माइनस 2x हो जाएगी 18 माइनस 16 कितना आएगा 2x, देखो ये हो जाएगा 1800 साइन ऑफ बिग नंबर माइनस 2x, समझ गए बात, समझ गए ना। अब इधर से जब तुम किसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इधर से जब तुम अपॉन 100 भी है ये, ठीक है, अपॉन 100 भी है ना पूरा, वरना बोलो कि ये कहाँ गया 100, ठीक है। तो ये कितना जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा 1620 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2x, ठीक है, ये जाएगा। जब तुम इधर से क्या निकाल लोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी तुम्हारी, ये आएगी -180 इज इक्वल टू माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 90, x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 90 आई, समझ गए बात, 90 आई ना। चलो तो हमारा x का कंपोजिशन आ गया, ठीक है, x का कंपोजिशन कितना है 90%, बस हमने क्या किया था, इसको 100 माइनस एक्स किया था, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी देखो 18, x की वैल्यू 18 वाले आइसोटोप के लिए कितनी आएगी, ये आएगी तुम्हारी 100 माइनस x की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 90%, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 10%, समझ गए, ठीक है। तो देखो x 16x 8 का परसेंटेज तुम्हारा आया 90%, और ठीक है 18x इसका परसेंटेज आया तुम्हारा 10%, समझ गए बात, इजी था ना, ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। देखो हमारे पास ज्यादातर पिछले वीडियो में, पिछले वाले हमारे क्वेश्चन में क्या नहीं था, हमारे पास क्या नहीं था, देखो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, हमें एवरेज मास निकालना था, ठीक है, और इसमें हमें एवरेज मास दिया हुआ है, ठीक, सिंपल सीधा सीधा पुट करना था, एवरेज मास हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला पूरा पता है कि उसका एटॉमिक मास परसेंटेज कंपोजिशन प्लस सेकंड वाले का एटॉमिक मास परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अब हमारे पास तो था ही नहीं, तो हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया, परसेंटेज 100 में से ही होता है,
अगर मैंने इसको x सपोज कर लिया, ठीक है, तो बचा कुचा क्या बचेगा, सिर्फ इसका आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो बचा आएगा तुम्हारा ये आ जाएगा, समझ गए बात, ठीक। और बाकी का फिर तो तुम सीधे सीधे पुट कर दो, तुम्हारे पास वैल्यू तुम्हारे सामने, ठीक। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो अब दूसरा क्या है हमारा कि इफ z इज इक्वल टू 3, ठीक है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अगर z है तुम्हारा 3, मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये एटॉमिक नंबर कोई हम किससे शो करते हैं, z से, इज इक्वल टू 3, एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तो वैलेंसी कैसे होगी, फिर से रख दो वो 2n² वाला फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। पहले सेल में कितना भरता है, 2 भरता है, दूसरे में कितना भरता है, 8 भरता है, लेकिन इधर तो बचे ही 1, समझ गए ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है 8 भरने के लिए, तो कितना जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना जाएगा, 2 और 1, ठीक है। और फिर से दूसरी चीज याद करो, दूसरी चीज क्या थी, वैलेंसी अगर 4 से क्या है कम है या फिर 4 के बराबर है, ठीक है, 4 के, तो 4 से जितनी कम है वो हो जाएगा उसका वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, इसकी हो गई वैलेंसी, वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 1 हो गई। रूल याद करो, पिछले में पढ़ा है, ठीक है। और 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का, सिंबल क्या होता है Li, ठीक है, एटॉमिक नंबर लिथियम और सिंबल Li, समझ गए बात। ये तो सीधे सीधे सॉल्व करने का था, ठीक, ये क्योंकि मैं बता भी चुका हूं पहले, ठीक, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, रूल देख लेना कि मोर देन 4 में क्या होता है और लेस देन 4 में क्या होता है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। चलो देखो अब हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज x एंड y आर गिवन। तुम्हें x और y की क्या दिए हैं, तुम्हें कुछ कुछ कंपोजिशन दी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें निकालने क्या है, गिव द मास नंबर ऑफ x एंड y, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज, ठीक है। तुम्हें क्या क्या दिया है भाई, मास नंबर दिया है x और y का, समझ गए, ये मास नंबर तुम्हारे पास गिवन है, ठीक, गिव द मास नंबर, ठीक, तुम्हें निकालना है। चलो तुम्हारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सबसे पहले ये बताओ मास नंबर क्या होता है, हम पढ़ के आए अभी, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो x की बात करें, अगर हम एक x एलिमेंट है, ठीक है, x एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो बताओ इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 + 6, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 6 + 6 क्या हो गया 12, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया 12, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 12। अब चलो हम इससे तो निकाल नहीं सकते, एटॉमिक मास हो गया 12 और मास को कहाँ लिखते हैं हम, टॉप पे लिखते हैं, तो ये हो गया 12। अब सुनो एक चीज और पता है कि जितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, याद आ रहा है, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, उससे क्या निकलता है, हमारा एटॉमिक नंबर निकलता है, ठीक है। ऐसे हमने एक रिलेशन देखा था, याद करो, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, ठीक है ना, तो P हमको कितना गिवन है, P हमको 6 गिवन है ना, P हमको क्या है 6 गिवन है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 6 हो गया, समझ गए बात, बहुत इजी था। चलो y की बात करते हैं, अब y की बात करते हैं, y में भी क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो क्या आएगा उसका मास आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 6 + 8, 6 + 8 क्या हो जाएगा 14, इसका इधर लिखूं मैं अगर y, ठीक है, एटॉमिक मास कहाँ लिखते हैं, फिर से ऊपर, इसका 14 है, ठीक। चलो फिर से वही एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, जितने नंबर ऑफ क्या है तुम्हारे प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने 6 हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6। अब तुम खुद देख के बताओ कि ये इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ये। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ कौन कौन से होगा, ठीक है, क्या ये आइसोबार है, क्या ये आइसोटोन्स है, क्या ये आइसोटोप्स हैं, चलो तुम लोग ऑप्शन से बताओ। टोन्स गलत नहीं बोला था, वरना बोलो सर ने गलत बोला। देखो ये देखो, एटॉमिक मास डिफरेंट मतलब टॉप डिफरेंट है, टॉप डिफरेंट है और बेस सेम है ना, यही बताया था कि टॉप डिफरेंट मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इनका रिलेशन क्या है, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। और मैं तुमसे अगर पूछूं कि ये है क्या, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6 है, तो ये किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात चल रही है किसकी, कार्बन की। देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6 और मास होता है 12 और ये है 14 और मास 6, ठीक है। आइसोटोप C14 की बात चल रही है इधर और ये C मतलब ये नॉर्मल कार्बन की बात चल रही है, समझ गए बात। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, रिलेशन बस पता होने चाहिए, बाकी सब याद कर लो, आइसोटोप आइसोबार तुमको ये पता होने चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, दूसरा देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने, ठीक। चलो पहला स्टेटमेंट क्या है, जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। यही बताया था क्या उन्होंने कि जो न्यूक्लियस में है क्या है, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। उन्होंने तो बस ये बोल दिया था, जे थॉमसन ने क्या बोला था कि एक पॉजिटिव स्पेयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। उन्होंने क्या बोला था कि भाई पॉजिटिव स्पेयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये सब तो बात ही नहीं हो पाई थी। चलो सेकंड क्या है, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिर से सुनो, न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। चलो बात क्या चल रही, देखो इलेक्ट्रॉन, तुम जो न्यूट्रॉन है एन इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं ई प्लस पी, तो तुम्हारा क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है कंबाइन से, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। क्या इसी के कारण वो न्यूट्रल होता है? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। न्यूट्रॉन जो है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो न्यूट्रल ही होता है, वो किसी चीज से मिलके नहीं बना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स, ठीक है। तो ये वाला भी तुम्हारा है गलत, ये भी गलत है। चलो अब हम आते हैं थर्ड पे, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन के मास की। वीडियो नंबर 1 याद करो, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट टू 1/200 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। क्या ये बात सही है? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो किसकी बात चल रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिख दे रहा हूं ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हूं, इज इक्वल टू, बोल रहा है 1/2000 टाइम्स किसके, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो हमने पढ़ा है ना कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 2000 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा ट्रू। चलो अब दूसरा देखते हैं कि एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर, ठीक है, जो हमें लग जाता है, तो कभी कभी तुम देखते होगे कि कुछ लिक्विड से लगाते हैं, उसकी बात चल रही है, विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक है। हमें लगने के बाद यूज कर रहा है तो वो तो मेडिसिन ही हो गई, हमारे लिए यूज हो रहा है ना वो, ठीक है। तो ये वाला तो सही है कि जो आइसोटोप है आयोडीन का, वो टिंचर बनाने के लिए यूज होता है, और टिंचर क्या है, वो एक मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। और टिंचर क्या होता है, एल्कोहलिक फॉर्म होता है कि आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, उसमें अल्कोहल भी मिला हुआ रहता है, ठीक है। चलो ठीक, समझ गए बात। चलो दूसरा देखते हैं। देखो अब हमारा क्या है कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, स्कैटरिंग जब हो रही थी तो वो किसकी डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। देखो रदरफोर्ड क्या बोले थे, उन्होंने क्या किया था, गोल्ड की फॉइल थी, उसके अंदर से कुछ, यहाँ पे हमारा तो हमें पता है कि क्या प्रेजेंट रहता है, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट रहता है। इनने क्या किया था, बॉम्बार्डिंग करी थी, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल की जब बॉम्बार्डिंग करने की तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, याद है, याद आ रहा है, कुछ वापस आ गए थे एकदम, ठीक है, कुछ डाइवर्ट हो गए थे, याद आ रहा है, कुछ डाइवर्ट हो गए थे, और आधे से ज्यादा क्या निकल गए थे, सीधे निकल गए थे। ऐसी कुछ बना था ना, ठीक। ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, और ये जाके वापस आ गया, ये सीधा और ये इधर, ऐसा था ना। ये है तुम्हारे क्या, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल्स को जब उनने क्या किया था, गोल्ड फॉइल से निकाला था, तो 99% क्या बोला था उनने कि खाली होता है, इसलिए वो जो अल्फा पार्टिकल है वो एकदम स्ट्रेट निकल गए, ठीक। दूसरे में क्या कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो उनने जब एकदम सेंटर से जा रहा था कोई भी अल्फा पार्टिकल, तो वो क्या हो गया, एकदम अबाउट टर्न हो गया, अबाउट टर्न ले लिया उसने, एकदम यू टर्न ले लिया, वापस जैसे आया वैसे घर, समझ गए, ठीक है। तो उनने क्या बोला, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, रिपल कौन करेगा इसको, और सही में पॉजिटिव चार्ज ही करेगा, ठीक है। तो उनने कुछ बोला था कि कुछ हैवी प्रेजेंट है सेंटर में, जो क्या कर रहा है, वो एकदम रिपल कर रहा है, ठीक है। कुछ हैवी प्रेजेंट है जो एकदम रिपल कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपल करेगा। तो उन्होंने क्या बोला था, तब डिस्कवरी हुई थी कि भाई यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और उसका चार्ज क्या है, उसका चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तब डिस्कवरी किसकी हुई, न्यूक्लियस की। तो चलो देखते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ
न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, आंसर क्या है तुम्हारा? एटॉमिक न्यूक्लियस। समझ गए बात? समझ गए बात? ठीक है, चलो ये था हमारा क्या, रदरफोर्ड। चलो दूसरा देखते हैं अब। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप की बात चल रही है भाई। टॉप मतलब एकदम टॉप पे क्या लिखते हैं? मास लिखते हैं, ठीक है। चलो वो सब याद कर लेना। द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं। द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ ठीक। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नहीं। ऐसा कुछ था ना। चलो देखो देखते हैं क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे कि ये याद आ रहा है ड्यूटेरियम वाला, हाइड्रियम, हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम, फिर क्या था हमारा? ट्राइटियम, यही था ना, यही था, ठीक है। इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है तुम्हारे? सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला तो है ही नहीं। उसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स में तो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हाँ ये तो है, ठीक, ये तो है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि एक ही चीज से बना है भाई, वो एक ही एलिमेंट से बना है वो, ठीक है, नहीं। देखो दूसरा क्या है? द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? नहीं होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि H2O अलग होता है और D2O अलग होता है, ठीक है। ऐसा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। H2O अलग होता है, D2O अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें D2O कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक बार ये भी सर्च करके आना कि गंगा का जो पानी है, जो गंगा का पानी है उसमें कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट होता है वाटर का, ठीक। चलो ठीक है, समझ गए बात? तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अब हमारा क्या है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, आर्स, आर भाई क्या बताओ? माइनस प्लस से क्या बताता था हमें, ठीक है, याद रखना वो चीज। चलो ऑप्शन है 16, 8, 17 और 18, ठीक। चलो देखते हैं ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का बस पूछ रहा हूँ, आयंस का नहीं, ठीक। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 17, ठीक। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सीधे कर रहा हूँ Z से, जिसमें तुम्हें याद रहे कि एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं, ठीक है। 17 होता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? चलो वो देखते हैं। पहले में 2 जाता है, दूसरे में 8 जाता है। अब इसके पास कितने बचे? 2, 10 हो गई, बचे कितने? 7 बचे, तो ये जाएगा 7, है ना। और जो लास्ट शेल है वो क्या बताता है? तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल होती है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, क्लोरीन की बात कर रही, ठीक। अब क्लोरीन आयन मतलब Cl माइनस, Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से घूम घाम क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। इसको ऐसे शो कर रहा हूं मैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था, इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो Cl माइनस में बदल गया, ठीक है। चलो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 17 + 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8। अब कितने हैं इसके पास? 8 और बचे, तो ये हो जाएगा 8। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन आयन के? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या इसमें ऑप्शन 8 है, 16 है, 17 है, 18 है? 8 नहीं दिख रहा, अच्छा 8 भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं अब हमारे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, इसमें से कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, तो वो बताना है। देखो पहला है, सबसे पहले तो ये बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z कितना होता है? सोडियम को हम शो करते हैं Na से, Z उसका होता है 11, ठीक है, ठीक। Z उसका होता है 11, ठीक है। चलो इतना पता होना था, चलो हो गया, ठीक। 11 होता है तो मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे पहला प्रेजेंट है तुम्हारा, क्या ऑप्शन है? 2 और 8, 2 और 8 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10। तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके 11 है ना। चलो दूसरी बात करते हैं, पहला 8, 2 और 1, ये ऑर्डर सही लिखा है क्या? पहले शेल में इसने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिल कितने करे? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जाते कितने हमारे रूल के अकॉर्डिंग? 2, 8, 18 ऐसे कुछ जाता है ना, ठीक है। तो ये तो रूल ही फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। देखो मगर इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2, 8 और 2, 10, 10 और 1, 11, इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन 11 ही है, लेकिन ये जो भरा है ना ऑर्डर, ये सही नहीं है, ठीक है। पहले 2 होना था, फिर 8 होना था, समझ गए बात? चलो देखो अब उसके बाद तुम्हारा क्या? 2, 1, 8,
218 मतलब कि पहले में उन्होंने 2 भरे, दूसरे में 8 जाने चाहिए लेकिन उन्होंने 1 भरा और फिर उन्होंने 8 भरा। तो मैं यही एक बार मैंने पिछले क्वेश्चन में या पिछली वीडियो में तुम्हें ये बताया था कि आप स्किप नहीं कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते कि आधा इसमें भर दिया आधा इसमें भर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। समझ गए बात? ठीक है, देखो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जो न्यूक्लियस है बीच में और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये नहीं कर सकते आप कि यहां पे आपने 2 भर दिए, ठीक है, उसके बाद आप इधर पे 1 भर दो क्योंकि हमें क्या शेल बढ़ानी है, हमें शेल बढ़ानी है, ठीक है, तो हमने बाकी के इधर भर दिए। ऐसे नहीं कर सकते, पहले ये पूरा फिल हो, इसके 2 पूरा सेटिस्फाई होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8 पूरे होने चाहिए, उसके बाद बचे कुछ अगर हैं तुम्हारे पास तो तुम इधर भरोगे। समझ गए बात? ठीक है, पहले इसमें कितने आएंगे, इसमें 8 आएंगे। समझ गए? देखो इसमें क्या लिखा है 218, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होना था 8, तो ये गलत है। अब चलो ये वाले भी गलत है। फोर्थ क्या है तुम्हारा 281, 281 पहला सेटिस्फाई है, पहला शेल में 2 होने चाहिए 2 हैं, सेकंड सेल में 8 होने चाहिए 8 हैं, और फिर बचा कोचा कितने में लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 281, और इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 2 + 8 11, 2 + 8 10 और +1 11, ठीक है। तो ये वाला जो तुम्हारा है 281 ये वाला तुम्हारा सही हो जाएगा। समझ गए बात? ये वाला जो तुम्हारा आंसर है ये सही है, ठीक है। पूरा फॉलो भी होना चाहिए तुम्हारे, कैसे फिलिंग हो रही है वो भी, एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन है जितने इलेक्ट्रॉन है वो भी तुम्हारे क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, जितने इसके में इलेक्ट्रॉन है उतने उसमें होने चाहिए। समझ गए बात? तो वह वाला ऑप्शन लगा के आना पूरे ध्यान से, ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ना 11 लगा दिया, ऑर्डर देखना, ठीक है। चलो ठीक, दूसरा देखते हैं अब। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तुम्हें टेबल दी है, तुम्हें को कंप्लीट करना है, तो ये तुम्हारी कुछ टेबल है, ठीक। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बहुत बार पढ़ चुके हैं, याद करो। उसको हम किससे शो करते हैं Z से, ठीक है। तो एक काम करो, एटॉमिक नंबर को पहले ही मैं लिख दे रहा हूं इधर Z, ठीक है। दिख रहा है ना ये कलर, दिख रहा है ना? चलो चेंज कर लेते हैं। देखो एटॉमिक नंबर को हम पहले Z लिख लिया हमने, ठीक है, पहले Z लिख लिया, ठीक। चलो और ये होता क्या है, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के होंगे उतने नंबर प्रोटॉन के होंगे, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के होंगे उतने नंबर क्या होंगे प्रोटॉन के होंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही देखा है हमने, मास नंबर ऐसे ही शो होता है ना। मास नंबर क्या होता है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास गिवन है, नेम ऑफ द स्पीसीज कौन सा है वो तुम्हें वो बताना है। तो चलो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, जितने नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन भी 9 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। ये सब हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है? मास निकालना है। तुम्हारे पास सब कुछ प्रेजेंट है। मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 9, और ये कितने हैं? न्यूट्रॉन 10। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 19। एटॉमिक मास हो गया तुम्हारा 19, ठीक है, ऐसे निकालना। चलो अब उसके बाद नेम, स्पीसीज का नेम क्या है? एटॉमिक नंबर 9 मतलब फ्लोरीन, इधर बात चल रही है फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन के सिंबल क्या है उसका? F, ठीक है। दूसरा तुम्हें सल्फर दिया ही है, चलो वो देखते हैं उसमें क्या करना है। 16 32 तुम्हें निकालना है न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई जितना एटॉमिक नंबर इसका है उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रख दो प्रोटॉन, क्या आ जाएगा इसका? 16 हो जाएगा, ठीक है। जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये भी 16 हो जाएगा, ठीक। अब तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है सिर्फ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास तुम्हारे पास है, ठीक है। अब ये बताओ मास क्या होता है? मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है ना। तो मैं निकालने क्या है? न्यूट्रॉन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके आओ, मास माइनस प्रोटॉन, ऐसे निकाल सकते हैं हम, ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलो निकालो न्यूट्रॉन, ये है मास, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, मास माइनस प्रोटॉन, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा मास, एटॉमिक मास तुम्हें दिया है कितना है? 32, यहाँ पे लिख दो 32 माइनस, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं तुम्हारे पास? प्रोटॉन है तुम्हारे 16, तो इसका कितना हो जाएगा? 16। इसका कितना है? इसका है तुम्हारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 16। समझ गए? ऐसे निकालते चलो, अब तो ईजी है तुम्हारे पास। देखो अब तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक क्या है? मास नंबर है तुम्हारे पास, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन है। देखो अब क्या है तुम्हारा, देखो ये वाला है, अब तुमको क्या नहीं दिया, एटॉमिक नंबर नहीं दिया, ठीक है, एटॉमिक मास तुम्हारे पास गिवन है, ठीक, एटॉमिक न्यूट्रॉन नहीं दिया तुम्हें, प्रोटॉन दिए। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जितना प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। समझ गए। अब बचा क्या तुम्हारे पास, न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकाल लो। अभी बताया था जैसे कि मास माइनस प्रोटॉन, मास कितना है तुम्हारा, मास है तुम्हारा 12 माइनस क्या है तुम्हारा प्रोटॉन, तो कितना जाएगा 12 माइनस 24 माइनस 12 क्या जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। और 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम, उसको हम शो कहाँ से करते हैं, Mg से, ठीक है, समझ गए बात, Mg से शो करते हैं, ठीक है। चलो देखो अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है हमारा, ये हमारा इधर नहीं दिया तो मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया है 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए, ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। अब जितने प्रोटॉन है उतने कितने होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1, ये तो होता ही है, ठीक है। जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या शो करता है, वो एटॉमिक नंबर शो करता है, तो ये क्या जाएगा यहाँ तुम्हारा 1, समझ गए बात। अब बचा क्या तुम्हारा, न्यूट्रॉन निकालने, न्यूट्रॉन कैसे निकाल लोगे भाई, अब न्यूट्रॉन निकालना तो मास माइनस पी, मास कितना है 2 माइनस कितना है तुम्हारा प्रोटॉन, तो कितना जाएगा ये 1। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है और मास 2 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 1 और मास 2 किसका होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, याद नहीं आ रहा क्या, ये देखो 2 और 1 आइसोटोप, ठीक है। और वो आइसोटोप क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, उसको शो कर सकते हैं डी से, ड्यूटेरियम, ठीक है, उसको शो करते हैं हम डी से, समझ गए बात, ठीक है। चलो देखो अब हमारा लास्ट बचा, लास्ट क्या हमारा, एटॉमिक नंबर नहीं पता, मास नंबर पता है, और हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। देखो जितने क्या है तुम्हारे प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बार नहीं है, ठीक है। जितने प्रोटॉन है तो उससे तुम निकाल सकते हो क्या, उसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। जितने प्रोटॉन उतना उसका ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वहां पे बात किसकी चल रही है, और मास कितना है इसका 1, ठीक है, मास है इसका 1, एटॉमिक नंबर भी है इसका 1, ठीक है। तो ये बात किसकी चल रही है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन शो कहाँ से करते हैं, H से, समझ गई बात। तो बस ऐसे निकालना था, तुम्हें सिर्फ पता क्या होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी तो तुम खुद कर लोगे, अब तो तुम बहुत समझदार हो गए, ठीक है। चलो ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया है, चलो ठीक है। चलो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है हमने कर दिया फिनिश, समझ रहे हो, ये वाला चैप्टर ही फिनिश कर दिया हमने, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर करके आपको सबको लगे होंगे इजी, ठीक है। ठीक, मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।